हेलो गाइस, मेरा नाम है लव कौशिक। आज के वीडियो लेक्चर में हम गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स करने वाले हैं। इसको गवर्नमेंट बजट के फंक्शंस, सिग्निफिकेंस ऑफ गवर्नमेंट बजट और इंपॉर्टेंस ऑफ गवर्नमेंट बजट के नाम से भी जानते हैं एज फार एज योर सीबीएसई एग्जाम्स आर कंसर्न्ड। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। मैंने कुछ लिस्ट बनाई है, कम से कम ये ऑब्जेक्टिव तो होते ही हैं गवर्नमेंट बजट के। एक एक करके डिस्कस करेंगे। अगले पेज पे मेरे साथ बने रहो। देखो, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ बोलते हैं। इसका दूसरा नाम भी बता देता हूं मैं। रीडिस्ट्रीब्यूशन मैंने शॉर्ट में लिखा है, ठीक है ना। दूसरा नाम है रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ। इक्वालिटी ऑफ इनकम। अगर मैं थोड़ा सा भी आपको वीडियो में लग रहा है कि स्लो चल रहा हूं, आप अपनी स्पीड बढ़ा लेना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करा रहा हूँ, एग्जाम के लिए तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। कोई भी एक ऑब्जेक्टिव 3 से 4 नंबर में जनरली एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है, और वो मार्क्स वो कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। यहाँ पर आप लोग इनकम का मीनिंग तो जानते हो, वेल्थ का मतलब प्रॉपर्टी होता है। और इस ऑब्जेक्टिव को एक्सप्लेन करने के लिए एक वर्ड यूज करूंगा, उसको पहले बता देता हूँ मीनिंग क्या है उसका। वो वर्ड जो मैं यूज करने वाला हूं वो है डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम और नॉर्मल इनकम में डिफरेंस क्या होता है? देखो, जो पैसा मैं खर्च कर सकता हूं उसको डिस्पोजेबल इनकम बोलते हैं। फिर से लैंग्वेज चेंज करता हूं। मैं कमाता कुछ भी हूं, लेकिन जितने पैसे मेरे पास खर्च करने के लिए बचते हैं वो डिस्पोजेबल इनकम होती है। देखो क्या कहना चाहता हूं। मान लो मेरे पास 100 रुपए की इनकम है, ये मैंने लिख दिया। प्लस गवर्नमेंट कहती है मुझे 5 रुपीज़ का टैक्स दे दो। तो 100 रुपए की इनकम में से मैं 5 रुपीज़ का टैक्स पे करूंगा, तो फिर मेरे पास जो पैसे बचेंगे वो 95 रुपीज़ हैं अवेलेबल, जो मैं खर्च करने के लिए तैयार हूं। तो इसको बोलेंगे डिस्पोजेबल इनकम। तो डिस्पोजेबल इनकम रेफर्स टू द इनकम विच इज रेडी फॉर कंजम्पशन। कंजम्पशन के लिए जो तैयार है, ये वर्ड यूज करूंगा, तो ध्यान रखना। देखो, हमारी सरकार चाहती है कि जो रिच हैं और जो पुअर हैं, दोनों की जो इनकम है उसमें बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी है, इनइक्वालिटी है। ये इनइक्वालिटी किसी भी तरीके से थोड़ी थोड़ी कम हो जाए, तो सरकार इसके लिए अपने बजट में कुछ प्रावधान रखती है। गवर्नमेंट चाहती है जो रिच लोग हैं उनकी डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाए, तो गवर्नमेंट कहेगी इनकी इनकम पे भैया टैक्स ज़्यादा लगा देते हैं। प्लस जो सामान ये लोग खरीदते हैं, और बेसिकली लग्जरी आइटम्स जो ये खरीदते हैं, उन पर ज़्यादा टैक्स लगा दो। तो होगा क्या, जो लोग ज़्यादा इनकम होल्डर हैं, जिनका इनकम लेवल बहुत ज़्यादा है, वो लग्जरी आइटम्स परचेज करते हैं। लाइक कार भी हो सकती है, एसी भी हो सकती है, महंगे मोबाइल फ़ोन, या फिर दूसरी महंगी चीज़ें जो जीने के लिए इतनी ज़रूरी नहीं है लेकिन कंफर्ट लेवल के लिए ज़रूरी होती है। तो इन चीज़ों पर टैक्स बढ़ा दो, उनके पास खर्च करने के लिए पैसे कम बचेंगे। तो इनसे जो रिच है, रिच सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, उसकी डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी। यानी इन सभी मेजर से उनकी डिस्पोजेबल इनकम, मैंने डीआई लिख दिया, ये कम हो जाएगी। साथ साथ में हमारे देश की सरकार चाहती है जो पुअर है, इनका इनकम लेवल कम है, उनकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ा दें। कैसे बढ़ाएगी डिस्पोजेबल इनकम? भैया उनका गरीबी का लेवल देखकर उनको टैक्स में छूट देनी चाहिए, तो इसको टैक्स कंसेशन बोलेंगे। सरकार टैक्स कंसेशन देती है, प्लस बहुत ज़्यादा और गरीब है तो उसको कुछ सब्सिडीज़ भी प्रोवाइड कर सकती है। जीने के लिए गुजारा भत्ता वगैरह सरकार दे देती है। ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन वगैरह उसके कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं। साथ में गवर्नमेंट कहती है कि गरीबों के लिए हमें कुछ नेसेसरी सर्विसेज लाइक हेल्थ एंड एजुकेशन, ये बहुत एसेंशियल सर्विसेज हैं जीने के लिए, इस पर खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है एटसेट्रा, ऐसी सर्विसेज फ्री में देनी चाहिए। इसीलिए तो सरकारी हॉस्पिटल है, सरकारी स्कूल है जहाँ पर एडमिशन लेने की फ़ीस नहीं लगती, सरकारी हॉस्पिटल में लगभग इलाज करने का कोई खर्चा नहीं लगता। तो इन सभी मेजर्स की वजह से जो पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उसकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाती है। तो ओवरऑल ये देखा गया कि रिच की डिस्पोजेबल इनकम कम हुई
और पुअर की डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा हुई, तो इनसे रिच और पुअर के बीच की इनइक्वालिटी लेवल थोड़ा कम हो गया। तो इन दिस वे गवर्नमेंट ट्राई टू रिड्यूस द इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ बिटवीन रिच एंड पुअर। तो ये पूरा क्राइटेरिया मैंने आपको समझा दिया है। आप अगर लिखोगे तो मैं थोड़ा सा बोल देता हूं, वीडियो को थोड़ा स्लो करके या फिर अकॉर्डिंग टू योर एडजस्टमेंट कंफर्टेबिलिटी आप इसको नोट कर लेना। तो सबसे पहली लाइंस तो हमें इंट्रोडक्शन में देनी पड़ती है। अगर ये 3 नंबर का आ गया कि गवर्नमेंट कैसे रिच और पुअर के बीच की इनइक्वालिटी कम करेगी, तो लाइन नंबर 1 आप लिख सकते हो, गवर्नमेंट reduces the inequality of income and wealth by using its fiscal policy। फिजिकल पॉलिसी मतलब बजटरी पॉलिसी, बजट को यूज करेगी, ऑफ टैक्स एंड एक्सपेंडिचर। मैंने यहां पर 2 वर्ड यूज करने हैं। गवर्नमेंट रिड्यूसेस द इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ बाय यूजिंग इट्स फिजिकल पॉलिसी ऑफ टैक्स एंड एक्सपेंडिचर, जो मैं नीचे बताऊंगा फिर सेकेंड लाइन में। Government should increase the tax rate on the income of rich people and also increase tax rates on the luxury items, जो यहाँ मेंशन है क्लियरली पहले से ही, ठीक है जी, so that the disposable income of rich will fall। फिर थर्ड लाइन हम पुअर के बारे में बता देंगे। पुअर के साथ में देखो, गवर्नमेंट शुड गिव टैक्स कंसेशंस और सब्सिडीज टू द पुअर एंड ऑन द अदर हैंड some essential services like health services and education services should be given free to the poor people of the country। It will increase the disposable income of the poor people। और लास्ट में conclusive line लिख सकते हो, in this way therefore government reduces the gap between the disposable income of rich and poor and the objective of redistribution of income and wealth is achieved। ये रिटर्न कंटेंट भी हो सकता है, आप व्हाट्सएप पे मांगोगे मुझसे तो हम आपको प्रोवाइड भी करा देंगे रिटर्न कंटेंट। तो इट वाज द ऑब्जेक्टिव नंबर 1। अब सेकंड ऑब्जेक्टिव पे आ रहे हैं, देखो नेक्स्ट पेज पे, ये गवर्नमेंट बजट का सेकंड ऑब्जेक्टिव है, इसको बोल सकते हैं हम रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। यहां पर रीएलोकेशन का मतलब सबसे पहले जान लो, गवर्नमेंट के पास जो भी रिसोर्स है वो वापस से उसको बांटना चाहती है, रीएलोकेट करना चाहती है। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखना है कि ये रिसोर्सेस किस सेंस में बांटने की कोशिश करती है। तो सबसे पहली लाइन अगर एग्जाम में लिखोगे तो फिर से वही लाइन रिपीट करनी है, गवर्नमेंट अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस बाय यूजिंग इट्स फिस्कल पॉलिसी या बजटरी पॉलिसी ऑफ टैक्स एंड एक्सपेंडिचर। मैं क्या कहना चाहता हूं, कुछ नहीं समझाया अभी मैंने इस ऑब्जेक्टिव को, एक बात जरूर समझाता हूं। गवर्नमेंट अपने बजट का कोई भी ऑब्जेक्टिव अचीव करेगी तो उसको अचीव करने के सरकार के पास 2 ही हथियार हैं। वो अपने टैक्स को इस्तेमाल करेगी, यानी टैक्स कहीं पर बढ़ा भी सकती है, टैक्स कहीं पे कम भी कर सकती है। दूसरा एक्सपेंडिचर को यूज करेगी, यानी गवर्नमेंट अपना खर्चा ज्यादा कर सकती है सब्सिडीज ज्यादा देकर या कुछ और दूसरी कंसेशन वगैरह प्रोवाइड करा के, या फिर अपना खर्चा कम भी कर सकती है किसी किसी चीज पर पैसे बचाकर। कैसे करेगी वो देखेंगे। तो गवर्नमेंट के पास यही 2 हथियार होते हैं कोई भी ऑब्जेक्टिव अचीव करने के, इस बात को सोच लेना। और सबसे पहली लाइन मेरे ख्याल में कोई भी ऑब्जेक्टिव आप एक्सप्लेन कर रहे हो यही आनी चाहिए, गवर्नमेंट अचीव द सो एंड सो ऑब्जेक्टिव बाय यूजिंग इट्स फिस्कल पॉलिसी और बजटरी पॉलिसी ऑफ टैक्स एंड एक्सपेंडिचर। तो ये स्पेशल लाइन आ गई इंट्रोडक्शन में। अब डीप एक्सप्लेनेशन में क्या कहते हैं, गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है भला भाई, सही से एक्सप्लेन करके बताओ। तो भाई साहब यहां पर सरकार कह रही है कि हम ऐसी सभी चीजों का प्रमोशन करेंगे जो सोशल वेलफेयर को इंक्रीज करती हो, हमारे सोशल इंटरेस्ट में लाए करती हो, यानी हमारे देश के लिए वो नुकसानदायक चीजें ना हो। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट यहां पर क्लियर करना चाहती है जो भी चीजें इको फ्रेंडली है हम उन पर ज्यादा टैक्स नहीं लगाएंगे या टैक्स फ्री कर देंगे या उनको सब्सिडी भी दे सकते हैं। तो यहां पर टैक्स वगैरह नहीं लगेगा या टैक्स में कंसेशन मिल जाएगी, डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ इको फ्रेंडलीनेस, या कुछ सब्सिडीज भी मिल सकती है। प्लस जो चीजें हमारे देश के लिए हानिकारक हैं, हार्मफुल हैं, नुकसान पहुंचाती हैं, लाइक एग्जांपल लिकर आइटम्स, अल्कोहल, शराब वगैरह जो भी है, सिगरेट या टोबैको प्रोडक्ट्स जो भी है, ये सब हमारे देश के लिए, हमारे देश के लोगों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं मानी जाती। तो सरकार कहती है जो भी बंदा इसको कंज्यूम करेगा उन पर टैक्स बहुत ज्यादा गवर्नमेंट चार्ज करती है। बेसिकली एक्साइज ड्यूटी इन पर बहुत ज्यादा होती है, तो रेवेन्यू का अच्छा सोर्स भी है ये सरकार के लिए। तो सरकार कहती है
हम हार्मफुल गुड्स का प्रोडक्शन कम कराने की कोशिश करेंगे, उस पर टैक्स बढ़ाकर, और इको फ्रेंडली यानी जो हमारे देश के इंटरेस्ट में लाई करती है गुड्स, उनका प्रोडक्शन ज़्यादा कराने की कोशिश करेंगे, उनको टैक्स कंसेशन और सब्सिडीज प्रोवाइड करके। एक तो ये गवर्नमेंट ध्यान में रखती है कि रिसोर्सेस इस तरीके से बांटे जाएंगे। दूसरा पॉइंट, हमारी सरकार कहना चाह रही है कि हम वो सारे काम शुरू कर देंगे जो देश में होने चाहिए, देश के भले के लिए, देश की सुविधा के लिए, लेकिन उसको प्राइवेट सेक्टर नहीं शुरू करता, उसमें घुसने की कोशिश भी नहीं करता। लेकिन हमारी सरकार कहती है हम घुसेंगे। आपके सोचने में आएगा वो एक्टिविटीज कौन सी आके, देखो जी, मोहल्ले की जो साफ सफाई की एक्टिविटी है, सैनिटेशन, प्राइवेट सेक्टर उसको इसलिए स्टार्ट नहीं करता क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को उससे ज्यादा इनकम, ज्यादा प्रॉफिट या ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होने की आशंका नहीं होती, या फिर वो सोचता है कि ऐसे काम करने के लिए पैसा बहुत ज्यादा खर्च होगा, यानी इट विल इन्वॉल्व ह्यूज इन्वेस्टमेंट और देयर में बी लैक ऑफ प्रॉफिट। इन दोनों में से इधर ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व और लैक ऑफ प्रॉफिट, इन दोनों में से कोई एक कारण है जिसलिए कि प्राइवेट सेक्टर इस काम के अंदर घुस नहीं रहा। तो सरकार विल अंडरटेक ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर नॉट स्टार्टेड बाय द प्राइवेट सेक्टर, ईदर बिकॉज ऑफ ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व और लैक ऑफ प्रॉफिट। ऑल दिस एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट विल रेज द वेलफेयर ऑफ द कंट्री। तो इन दिस सेंस मैं कह सकता हूं गवर्नमेंट ट्राइज टू रिएलोकेट रिसोर्सेज इन द कंट्री। सिंपली ये सेकंड नंबर का ऑब्जेक्टिव है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर इसके ऊपर रिटर्न कंटेंट चाहिए होगा तो व्हाट्सएप कर देना, आपको मिल जाएगा। ये सेकंड नंबर का ऑब्जेक्टिव था। अब थर्ड नंबर का ऑब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, उसके लिए छोटी छोटी बातों को ध्यान भी रखना होगा, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। नाम लिख देते हैं पहले थर्ड ऑब्जेक्टिव का। मैं इसको बोलता हूं ब्रिंगिंग या ब्रिंग्स इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इस ऑब्जेक्टिव को एग्जाम में कैसे लिखना होगा उससे पहले कुछ वर्ड्स का मीनिंग जान लेते हैं। यहां पर मैंने एक वर्ड यूज कर दिया इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ये क्या होता है भैया? देखो, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब यहां पर प्राइस की जो फ्लक्चुएशंस है, हमारी कंट्री में प्राइस लेवल है वो इंक्रीज भी होता है, वो डिक्रीज भी होता है। वो बात ठीक है, इंक्रीज होता है प्राइस किसी भी कमोडिटी का, डिक्रीज भी होता है कभी कभी किसी किसी कमोडिटी का। लेकिन देश के लिए भले की बात ये होती है कि वो एक रेंज तक बढ़े और एक रेंज तक कम हो। तो बहुत ज्यादा जब प्राइस लेवल में फ्लक्चुएशंस आनी शुरू हो जाती है, देखो मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं ये प्राइस लेवल है, ये पॉइंट मेरे पास डॉट है, ये बहुत ज्यादा बढ़ा, फिर बहुत ज्यादा कम हुआ, फिर बहुत ज्यादा बढ़ा, फिर बहुत ज्यादा कम हुआ। तो ये जो ये प्राइस की फ्लक्चुएशंस दिखाई दे रही है इतनी ज्यादा, देश की सरकार कहती है ये हमारे देश के लिए बुरा है। अगर आप वाकई में प्राइस की फ्लक्चुएशंस चाहते हो, या जो होनी चाहिए वो एक मीडियम लेवल पर होनी चाहिए, लाइक यहां से शुरू हुई थी, कभी कभी कम ज्यादा प्राइस चलता है, ये थोड़ी स्टेबल होनी चाहिए। लाइक इतनी ज्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं होनी चाहिए कि प्राइस बहुत कम या बहुत ज्यादा पहुंच जाता है। प्राइस की फ्लक्चुएशंस थोड़ी सी स्टेबल होनी चाहिए। तो यहां पर सरकार चाहती है कि जो प्राइस बहुत ज्यादा कभी कभी बढ़ जाता है वो ऐसे ना बढ़े, प्राइस कभी कभी बहुत ज्यादा कम हो जाता है वो ऐसे कम ना हो। दोनों के अपने अपने अलग अलग नुकसान है। ये टॉपिक ढंग से एक्सप्लेन किया हुआ है इन द यूनिट नंबर 3 ऑफ डिटर्मिनेशन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट वाले चैप्टर में, इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ कि कौन कितना नुकसानदायक होता है देश के लिए। वैसे बता देता हूं, जब प्राइस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है हमारे देश में, ये महंगाई होती है और इसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो इस इन्फ्लेशन की सिचुएशन में सरकार प्राइस कम कराने की कोशिश करेगी। और दूसरा, प्राइस लेवल का कम होना ये भी बेकार है, हानिकारक है, इसको डिफ्लेशन बोलते हैं। तो इस डिफ्लेशनरी सिचुएशन में भी सरकार प्राइस को ठीक करना यानी प्राइस को बढ़ाने की कोशिश करेगी। यहां प्राइस ज्यादा है उसको कम करेगी, यहां कम है उसको ज्यादा करेगी। ऐसा देखो गवर्नमेंट कब करती है और क्या रीजन है इस चीज। अब समझ लो, लिखना कैसे होगा वो बताऊंगा। देखो, बेसिकली प्राइस यानी महंगा होने का रीजन ये होता है कि प्रोडक्शन कम है और लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं। प्रोडक्शन का मतलब कंट्री की सप्लाई, जिसको मैं एग्रीगेट सप्लाई बोलता हूं। आप अगर इस वर्ड से फैमिलियर नहीं हो तो यूनिट 3 पढ़नी पड़ेगी, वरना इसको आप कंट्री का टोटल प्रोडक्शन मान लो। एक देश में गुड्स एंड सर्विसेज का जो भी टोटल प्रोडक्शन है वो कम है, और एग्रीगेट डिमांड यानी टोटल डिमांड
ये बहुत ज़्यादा है, ये बढ़ भी रही है, तो शॉर्टेज है एक तरीके से, मतलब सामान अवेलेबल नहीं है और लोग उसकी डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, तो ऐसे में प्राइस बढ़ने लगेगा। तो जब प्राइस बढ़ने लगेगा तो सरकार को साफ दिखाई दिया है कि इस प्राइस के बढ़ने का रीज़न यही तो है, डिमांड का बढ़ना। अगर डिमांड नहीं बढ़ती तो सेलर के पास, दुकान वालों के पास, मार्केट वालों के पास चांस भी नहीं होता प्राइस बढ़ाने का, क्योंकि चीज़ों की जब कमी पड़ेगी ना, लाइक कोई फेस्टिवल सीजन हो तो बेसिकली मिठाइयों की या चॉकलेट्स की या केक्स की डिमांड बढ़ जाती है और उसका प्राइस बढ़ने लगता है। स्पेशली न्यू ईयर और क्रिसमस ईव पे या उनकी प्रॉपर सेलिब्रेशन पे केक ज़्यादा कटते हैं, तो उस टाइम पर केक के प्राइस बढ़ जाते हैं, चॉकलेट के प्राइस बढ़ जाते हैं। अगर कोई लाइक मेजर फेस्टिवल हो तो उस पर जो भी पर्टिकुलर चीज़ इस्तेमाल होती होगी उसके भी प्राइस बढ़ने के चांस रहते हैं, क्योंकि डिमांड उस टाइम पर बढ़ जाती है शॉर्ट टर्म के लिए। तो सरकार ने पता लगाया कि डिमांड का बढ़ना ही मेन रीजन है प्राइस बढ़ने का, तो गवर्नमेंट चाहेगी अगर इस सिचुएशन को करेक्ट करना है, ठीक करना है, तो हमें देश में डिमांड कम करानी होगी। तो फिर सरकार के पास दो ही हथियार होते हैं, एक एक्सपेंडिचर, दूसरा टैक्स, जिससे वो ये ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकती है। तो सरकार कहती है कि डिमांड कराने का पहला मेरे पास सोर्स है, मैं टैक्स रेट बढ़ा दूंगी। टैक्स रेट बढ़ाने से कंट्री में लोगों की डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी, वो सामान कम परचेज कर पाएंगे, मतलब उनकी परचेजिंग पावर डिक्रीज हो जाएगी, तो उनके पास खर्च करने के लिए पैसा कम बचेगा, तो एग्रीगेट डिमांड देश की कम होने के चांस हैं, यहाँ पर कम हो जाएगी। दूसरा, सरकार बोलती है देश की एग्रीगेट डिमांड यही होती है ना, सरकारी और प्राइवेट खर्चा सी, फर्म का खर्चा इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट का खर्चा जी, और नेट एक्सपोर्ट। अगर पुरानी वाली यूनिट की थोड़ी नॉलेज है तो ये पॉइंट समझना, वरना इसको जाने देना, कोई दिक्कत नहीं है। एग्रीगेट डिमांड के 4 कंपोनेंट हैं। सरकार कह रही है कि हम भी तो देश की डिमांड का हिस्सा है, हम खुद का ही खर्चा कम कर दें तो भी तो देश का खर्चा कम हो गया, आफ्टर ऑल हम भी देश का हिस्सा है, सरकार कहती है। तो हम अपना एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बोलते हैं, गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर कम करके भी देश की डिमांड को कम करवा सकती है। तो देखो, शॉर्ट में दोबारा समझा रहा हूं, प्राइस अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो सरकार को पता लगता है कि वो डिमांड के बढ़ने की वजह से ही बढ़ता है, तो सरकार चाहती है कि इस डिमांड को कम करा दिया जाए। देश में डिमांड करने के सरकार के पास दो हथियार है, या तो टैक्स बढ़ा देगी या खुद का अपना खर्चा भी कम कर देगी, या दोनों काम एक साथ भी कर देगी। तो सरकार इन दिस वे रिड्यूसेस द प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी। फिर ऑन द ऑपोजिट हैंड, अगर प्राइस लेवल बहुत कम है, डिफ्लेशन है, तो सरकार को पता लगा कि भैया प्रोडक्शन ज्यादा है और डिमांड कम है। देखो सिचुएशन क्या है, प्राइस कम कब होता है? प्राइस कम तब होने लगता है जब सामान देश में बहुत सारा अवेलेबल है, बहुत सारा प्रोड्यूस कर दिया दुकान वालों ने, लेकिन बायर्स को चाहिए ही नहीं या बहुत कम चाहिए, तो उनके पास तो बचा हुआ रह गया ना, तो उनको अपना अनसोल्ड माल बेचने के लिए जो उनके पास एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ है प्राइस लेवल कम करना पड़ता है। फिर प्राइस के कम करने पे लोग खरीदने आते हैं, तो ये प्राइस का कम होना भी देश के लिए बेकार है। किस लिए बेकार है पहले बता चुका हूं यूनिट 3 में, टॉपिक ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आता प्राइस का कम होना क्यों बेकार है देश के लिए, तो मुझसे आप व्हाट्सएप पर डायरेक्ट कांटेक्ट करके पूछ सकते हो, मैं बताऊंगा आपको। तो सरकार चाहेगी ऐसे में कि प्राइस लेवल थोड़ा सा बढ़ाया जाए, तो प्राइस लेवल को बढ़ाने की कोशिश सरकार करेगी। तो गवर्नमेंट कहती है हम अगर टैक्स रेट कम कर दें तो लोगों के पास पैसा खर्च करने के लिए ज़्यादा बचेगा, तो कंट्री में डिमांड धीरे धीरे बढ़ने लगेगी, एडी बढ़ने लगेगी, तो डिमांड बढ़ेगी धीरे धीरे, तो फिर धीरे धीरे सेलर्स के पास चांस भी होगा, अब प्राइस इंक्रीज करो, भाई माल खत्म हो रहा है, लोगों के अंदर उत्साह है, एक्साइटमेंट है मेरा सामान खरीदने की। या फिर सरकार कहेगी कि हम खुद का खर्चा भी बढ़ा सकते हैं, खुद का खर्चा भी तो देश के खर्चे का हिस्सा है, तो गवर्नमेंट के पास फिर दोबारा दो ऑप्शन है, टैक्स रेट को कम करना या फिर अपना खर्चा बढ़ाना। वैसे टैक्स और एक्सपेंडिचर बता देता हूँ, गवर्नमेंट के फिस्कल पॉलिसी के दो इंस्ट्रूमेंट होते हैं। फिस्कल पॉलिसी का मतलब बजटरी पॉलिसी है, बजटरी मतलब बजट को घुमा फिरा के इस्तेमाल करना। देखो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैंने कहा गवर्नमेंट ये तीसरा अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करने की कोशिश करती है, एंड गवर्नमेंट अचीव दिस ऑब्जेक्टिव बाय यूजिंग इट्स फिस्कल पॉलिसी ऑफ टैक्स एंड एक्सपेंडिचर। ये पहली लाइन लिखनी है जब एग्जाम में एक्सप्लेनेशन लिखनी होगी। दूसरी लाइन में आप लिखना इन द इन्फ्लेशनरी सिचुएशन, गवर्नमेंट क्या करती है जब इन्फ्लेशन आएगी, मतलब डिमांड बहुत ज्यादा है, तो इन द इन्फ्लेशनरी सिचुएशन डिमांड कम कराने की कोशिश करेगी सरकार। तो गवर्नमेंट
may raise tax rates or government may reduce its expenditure so that total demand of the economy will fall and thereby price level will also fall. थर्ड नंबर पे लिख देना आप, अगर देश के अंदर डिफ्लेशन है तो सरकार को पता है कि प्राइस बहुत कम है, यानी डिमांड बहुत कम है, तो सरकार ऐसे में डिमांड बढ़ाना चाहेगी। तो डिमांड बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट विल हैव, यहाँ देखो अब अलग से, विल हैव टू सोर्सेज, टैक्स और एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट टैक्स करना लगाना कम करेगी और साथ में अपना खर्चा बढ़ा देगी ताकि टोटल डिमांड बढ़ने लगे और सेलर के पास चांस बने प्राइस को बढ़ाने का। तो ये जो प्राइस कम हो गया बहुत ज्यादा, सरकार इसको बढ़ाने की कोशिश करती है, और अगर बहुत ज्यादा पहुंच गया सरकार इसको कम करने की कोशिश करती है, यानी बैलेंस में लाने की कोशिश करती है सरकार। तो ये जो बैलेंस है इसको ही तो स्टेबिलिटी बोलते हैं। कोई पूछे व्हाट इज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, तो बेसिकली इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इज द एब्सेंस ऑफ दीज लार्ज स्केल फ्लक्चुएशंस इन द प्राइस लेवल। तो ये लार्ज स्केल की फ्लक्चुएशन को स्मॉल स्केल की फ्लक्चुएशन करना है। तो ये थर्ड ऑब्जेक्टिव था गवर्नमेंट बजट का, ब्रिंगिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। फोर्थ नंबर के ऑब्जेक्टिव पे आते हैं। देखो तीन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फोर्थ नंबर का ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट वांट्स टू अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ बाय यूजिंग इट्स बजटरी पॉलिसी। और हर साल गवर्नमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए टारगेट सेट भी करती है। वैसे बता देता हूं आपको। नंबर वन, यहां पर सबसे पहले बता दो इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है। तो सिर्फ और सिर्फ जीडीपी का बढ़ना हमारे देश के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ है। तो जीडीपी को बढ़ाने की कोशिश करेगी हमेशा सरकार। और जीडीपी का मीनिंग आपको पता ही है, हमारे देश में जितनी भी गुड्स और सर्विस बनती है उन सब की वैल्यू को जीडीपी बोलते हैं। यानी बेसिकली सरकार चाहती है देश का प्रोडक्शन बढ़े ताकि देश की इनकम बढ़ेगी। तो गवर्नमेंट हमारी कंट्री में प्रोडक्शन का लेवल बढ़ाना चाहेगी। प्रोडक्शन का लेवल कैसे बढ़ेगा? सरकार एनकरेज करेगी लोगों को कि तुम भैया फर्म खोलो, दुकानें खोलो, यानी तुम लोग इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करो। अब जितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी उतनी ज्यादा फर्म्स में प्रोडक्शन एक्टिविटी स्टार्ट होगी और देश का जीडीपी बढ़ने लगेगा। तो हमारे देश में गवर्नमेंट ऐसी सेविंग और इन्वेस्टमेंट जैसी एक्टिविटीज को एनकरेज करके उनके इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स को पास करने की कोई इजी पॉलिसी बना के फर्म्स की ओपनिंग को आसान करती है। कभी कभी तो सरकार स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जहां पर फर्म खोल, ये वो जोन, वो एरिया होते हैं जहां पर सरकार बोलती है तुम यहां कंपनी खोलोगे तो टैक्स में थोड़ी छूट मिलेगी, ऐसे जोन भी बनाने की कोशिश करती है। और ऐसे प्रोडक्शन एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाएंगी और ज्यादा भी हो जाएंगी। तो इन दिस वे गवर्नमेंट ट्राई टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। दिस इज ऑब्जेक्टिव नंबर 4। अब फिफ्थ नंबर पे मैंने बताया है गवर्नमेंट वांट टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। फिर सिक्स्थ नंबर पे बताया है, के बाद बताते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन फिफ्थ नंबर पे है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी ये 3, 4 और 6 नंबर के क्वेश्चंस में आने के ज़्यादा चांस नहीं है इसके। फिर भी 2020-21 के सीबीएसई के सैंपल पेपर में ये 2 नंबर का पूछा हुआ है, अभी बताऊंगा इसके बारे में। फिर है गवर्नमेंट वांट्स टू मैनेज इट्स कंपनीज। गवर्नमेंट की कंपनी को बोलते हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस या पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा सरकार ये थोड़ी चाहती है गरीबी बढ़े, गरीबी भी कम करना चाहती है। और मतलब 12th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने कि ये 6 है। करने फिर भी स्टार्टिंग के 3 सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से हैं, फिर ये चौथा, पांचवा और छठे का तो नाम ही याद रख लो, बस इतना काफी। ये मेरी सलाह है आप लोगों को। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कैसे करती है, इसके लिए तुम्हें थोड़ा थोड़ा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पॉवर्टी या फिर एम्प्लॉयमेंट वाला चैप्टर याद होना चाहिए। देखो गवर्नमेंट कहती है हमने नरेगा वाला प्रोग्राम चलाया है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। गवर्नमेंट कहती है हमने प्रधानमंत्री रोजगार योजना चलाई है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय रोजगार योजना चलाई है, स्वर्ण जयंती की काफी सारी योजनाएं चलाई है। यानी गवर्नमेंट कहती है हमने काफी सारे पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम चलाए, हमने काफी सारे वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम चलाए, हमने काफी सारे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम चलाए हैं जिससे कि देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट बढ़े, अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल कम होने लगे। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट बजट के। इस वीडियो में एक साथ मैंने सारे ऑब्जेक्टिव बता दिए हैं। अगर आपको किसी की एक्सप्लेनेशन चाहिए होगी तो मुझसे मांग लेना। कहीं कहीं मैं अगर वीडियो में जल्दी थोड़ा आगे निकल गया हूं तो भैया उसको स्लो स्लो करके देख लो। कहीं लगता है कि आपको सर बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं, उसको थोड़ा फास्ट करके देख लो। प्लेबैक स्पीड एडजस्ट हो जाती है यूट्यूब के अंदर और हमारी एप्लीकेशन में भी।
तो जब भी जहां पर भी आपको ये वीडियो अवेलेबल हो, ये तो सोच लेना एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आना बहुत ज्यादा चांस है। मैंने आपको ये करा दिया सारे ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट बजट के। एक थोड़ी सा हिंट और मेरी राय ले लो। मैंने देखा है कुछ क्वेश्चंस के अंदर केस स्टडी टाइप लिखा होता है। देखो क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं उन क्वेश्चंस में। कहीं कहीं ऐसी लाइन लिखी है, जो लोग 1 करोड़ से ज्यादा पैसे कमाते हैं गवर्नमेंट ने उन पे इनकम टैक्स बढ़ा दिया। कहीं कहीं ऐसी लाइन दिखती है, गवर्नमेंट ने पान मसाला या टोबैको प्रोडक्ट पे एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी। एक्साइज ड्यूटी, इनकम टैक्स, ये सब टैक्स ही तो है, ठीक है। कहीं कहीं पर ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट रिमोट बैकवर्ड एरिया यानी दूर दराज के पिछड़े हुए इलाके में डेवलपमेंट वर्क स्टार्ट कर रही है, यानी इसको डेवलप करने की कोशिश कर रही है। कहीं कहीं ऐसा लिखा होता है, गवर्नमेंट चाहती है कि इन्फ्लेशन जो ज़्यादा ही हो गई है ये कम हो जाए। ऐसी कुछ लाइंस है ना, किसी भी केस स्टडी में हिंट के तौर पर लिखी होंगी और आप लोगों से 2 क्वेश्चन पूछे होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पूछ सकता है कि बताओ इन सभी लाइंस से गवर्नमेंट कौन सा ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाह रही है। तो मैं एक एक लाइन बता देता हूं आपको। 1 करोड़ जो बंदा कमा रहा है एक महीने के हिसाब से जो लिखा है, और 1 साल के हिसाब से भी ज्यादा है, मतलब ये रिच लोग हैं, उनकी इनकम पे टैक्स बढ़ाने से गवर्नमेंट इनइक्वालिटी को कम करना चाह रही है। तो यहां पर फर्स्ट वाला ऑब्जेक्टिव है रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ, ठीक है जी। दूसरा, पान मसाला सिगरेट या शराब पे ज्यादा टैक्स लगाकर, एक्साइज ड्यूटी लगा के गवर्नमेंट यहां पर रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्स करना चाह रही है, यानी सोशल वेलफेयर को प्रमोट करना चाह रही है, हार्मफुल गुड्स के प्रोडक्शन को कम करना चाह रही है। थर्ड, रिमोट बैकवर्ड एरिया की डेवलपमेंट भी रीएलोकेशन रिसोर्स में ही काउंट होगी। फोर्थ, इन्फ्लेशन कम कराना चाह रही है, मतलब सरकार चाहती है प्राइस की फ्लक्चुएशन कम हो और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आए हमारे देश में। ये वाला पॉइंट देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कुछ ज्यादा डीपली जा रहे हो तुम। एक और लाइन लिखी हो सकती है, भैया गवर्नमेंट फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है, फ्री में हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये मतलब कौन सा ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाह रही है। तो इसके थ्रू वापस गवर्नमेंट इनइक्वालिटी को कम करना चाह रही है। जब हमने इनइक्वालिटी वाला ऑब्जेक्टिव पढ़ा था तब उसके एक्सप्लेनेशन में ये पॉइंट्स भी गिवन थे। ये एक क्वेश्चन हो सकता है ऐसी लाइन से। ऊपर की जो टॉप पॉइंट दिख रहे हैं, इनमें देखो, इनमें ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टैक्सेस एंड एक्सप्लेन। तो टाइप ऑफ टैक्सेस में इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, तो यहां पर एक्सप्लेन इनकम टैक्स को नहीं, डायरेक्ट टैक्स की डेफिनेशन लिखना है, इसको एक्सप्लेन करना। और एक्साइज ड्यूटी को आइडेंटिफाई करना है, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी कुछ जनरेट हो सकते हैं, और ये आपकी स्किल्स पे, मतलब आपकी डीप स्टडी पे डिपेंड करता है कि आपने इन ऑब्जेक्टिव्स को इतना ढंग से किया है। तो आज के वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों को इतना ही कराया, मतलब ये स्पेशल बनता था कि गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव के ऊपर चैप्टर में मिक्स नहीं करके एक अलग से वीडियो होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो नमस्कार।